स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी इनकम टैक्स की एमसीक्यू सीरीज चल रही है। 500 एमसीक्यू हमारा टारगेट है। असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए बहुत ही यूजफुल। आज का पहला क्वेश्चन, कॉलम 1 कॉलम 2, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी मैचिंग करनी है। एक तरफ लिखा है डेप्रीसिएशन ऑन पेटेंट, तो पेटेंट इंटेंजिबल एसेट्स कितना डेप्रीसिएशन, सामने देखो 40%, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री 25%, एग्जेम्प्टेड 12%। तो आप जानते हैं 25% कि जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं उन पे 25% की रेट से डेप्रीसिएशन अलाउ होता है। सेकंड है अमाउंट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल एज अ लोन इन अ रिवर्स मॉर्गेज। तो आपको पता है रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है। मान लीजिए कोई बूढ़ा बूढ़ी है कोई ओल्ड एज वाला बंदा है। अब ओल्ड एज में क्या होता है, इनकम आनी बंद हो जाती है। तो ये सच्ची में समझने जैसी चीज़ है कि वो पर्सन क्या कर सकता है। मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति है 70 साल का है, ओल्ड एज में है तो वो बैंक के पास चला जाए, अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दे और हर महीने कह दे कि भाई हर महीने मेरे को 25,000 रुपये चाहिए अगले 15 साल के लिए। सपोज करो उसको लगता है कि वो 85 ईयर तक जिएगा, तो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को देखते हुए हर महीने 25,000 रुपये बैंक उसको देता जाएगा। फिर बैंक के लोन का पैसा कैसे वसूल करेगा, या तो जो उसके लीगल हेयर्स हैं, नॉमिनीज हैं, उनसे वो पैसा वसूल कर लेगा, नहीं तो वो जो जिसने बोरो किया है उसकी डेथ हो जाएगी। उसकी डेथ के बाद उस प्रॉपर्टी को बेच के वो अपना पैसा वसूल कर लेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मतलब वैसे भी मरे बाद आपके मकान क्या काम आएगा, इससे बढ़िया आप अपना बुढ़ापा सुधार सकते हो। आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसे गिरवी रखा दो, हर महीने आपके पास पैसा आता जाएगा। डेथ के बाद वो मकान किसके पास जाता है आपको क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब ये अरेंजमेंट किया जाता है, जब बैंक के साथ ये अग्रीमेंट किया जाता है, तो प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी, प्रॉपर्टी उस पर्सन की ही मानी जाएगी, प्रॉपर्टी बैंक की नहीं हो जाएगी। तो ये ट्रांसफ़र नहीं माना जाता है। तो रिवर्स मॉर्गेज को कैपिटल गेन के पर्पज से एग्जेम्प्टेड माना जाता है क्योंकि वहाँ ट्रांसफ़र ही नहीं है। मैं आपको कैपिटल गेन में एक टेक्निकल चीज़ बता दूँ, कैपिटल असेट्स होनी चाहिए, ट्रांसफ़र होना चाहिए, तो ही कैपिटल गेन होगा। तो यहाँ कोई प्रॉपर्टी तो है लेकिन ट्रांसफ़र नहीं है, तो ये आपका जो सेकंड है वो डी के साथ जाके मैच होगा। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो 12% अलाउ कर सकते हैं पार्टनर। अगर अपनी पार्टनरशिप डीड में प्रोविज़न डालें तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एक्सपेंस वो दिखा सकते हैं। तीसरा ई के साथ जाके मैच हो जाएगा। इसके बाद है डेप्रीसिएशन ऑन सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम 40%। ठीक है, डेप्रीसिएशन की रेट्स हम याद करके जाएंगे। तो जो सोलर पावर इक्विपमेंट है या किसी भी तरह का एनर्जी कंजर्वेटिव या एनर्जी बनाने वाले प्लांट्स होते हैं उसमें 40% डेप्रीसिएशन अलाउ होता है। और पांचवा है आईसीडीएस सेकंड। आईसीडीएस क्या है, इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, 10 हैं टोटल और एएस से इंस्पायर्ड है। AS2 एंड ICDS2 एक ही है, दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करें उस बारे में है ये। तो ICDS2 आसान है याद करने में भी, पांचवा बी के साथ। तो इस तरह से हमने मैच कर लिया है सबको। आप देख लीजिए, पहले के साथ सी, दूसरा डी, तीसरा ई, चौथा ए, पांचवा बी। ठीक है, वैसे वहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे, स्पेस कम रहता है इसलिए मैं इस तरह से केवल आंसर दे दिया है। ये रिवर्स मॉर्गेज को समझा रखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यानी इसके लिए अगर आपको PDF चाहिए तो PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप हमारा ये जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है इस पर आप हमसे मंगा लीजिएगा व्हाट्सएप करके, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ फ्रीली अवेलेबल है। आपको जिस तरीके से समझ में आए। आयकर पर अधिभार डैश डैश द्वारा देय है। सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स इज पेबल बाय। सरचार्ज किसको देना होता है, फॉरेन कंपनी को, हाँ। इंडिविजुअल और HUF को, हाँ। डोमेस्टिक कंपनी को, हाँ। ऑल ऑफ द अबव, हाँ। देखिए, अगर इंडिविजुअल या HUF है तो अगर इसकी इनकम 50 लाख को क्रॉस करती है तो इनकम टैक्स के साथ साथ सरचार्ज देना होगा। अगर फॉरेन कंपनी है या डोमेस्टिक कंपनी है, यानी कंपनी के केस में 1 करोड़ से ज़्यादा की टोटल इनकम होगी, तो फिर क्या इनकम टैक्स के साथ साथ सरचार्ज भी देना होगा। तो सरचार्ज सभी तरह के एसएससीज को देना होता है। ये सारी लिस्टें लगी हुई है, कब कितना देना है देख लीजिए। मैं एक बार डोमेस्टिक कंपनी बताता हूँ। डोमेस्टिक कंपनी को 1 करोड़ तक सरचार्ज नहीं देना। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक अगर इनकम है तो 7% सरचार्ज है। 10 करोड़ से ज़्यादा इनकम होने पे 12% सरचार्ज है। फॉरेन कंपनी पे सरचार्ज की रेट कम है क्योंकि उन पे टैक्स की रेट ज़्यादा होती है। तो फॉरेन कंपनी पे पहले 1 करोड़ तक तो सरचार्ज है ही नहीं। 1 से 10 के बीच में 2% है। 10 करोड़ से ज़्यादा होने पे 5% सरचार्ज है।
फर्म के ऊपर अगर फर्म की टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 12% सरचार्ज है, और इंडिविजुअल की इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो फिर सरचार्ज की रेट 10% है, एंड ये ग्रेजुअली प्रोग्रेस करती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ये आपको याद करके जानी है। मकान के सकल वार्षिक मूल्य में से नगरपालिका कर की कटौती तभी मिलेगी, ये बहुत आसान पॉइंट है, मैं बता दूं, जब आप म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट, इन सबको कंसीडर करते हुए जीएवी पे आ जाते हो, जिसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलते हैं, उसके बाद आप म्यूनसिपल टैक्स लेस कर पाओगे। लेकिन इसकी 2 कंडीशन है कि म्यूनसिपल टैक्स का पेमेंट जो है वो ओनर के द्वारा किया जाए, और दूसरी बात है कि इसका पेमेंट किया जाना ज़रूरी है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इसका पेमेंट किया जाना ज़रूरी है। वो म्यूनसिपल टैक्स प्रीवियस ईयर का हो सकता है, प्रीवियस ईयर से पुराने वर्षों से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन उसका भुगतान प्रीवियस ईयर में होना चाहिए और वो भुगतान ओनर ने किया होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन पॉइंट में लिखा है कि पेमेंट किराएदार कर दे तो चलेगा, नहीं चलेगा। बी में लिखा है कि म्यूनसिपल टैक्स मकान मालिक चुका है, बिल्कुल सही है, यही मेन कंडीशन है। तीसरे में लिखा है कि वो अक्रू हो जाना चाहिए, मतलब उसको प्रीवियस ईयर से संबंधित होना चाहिए, चाहे फिर वो पेमेंट हो चाहे नहीं हो, ऐसा नहीं होता। हाउसिंग लोन की जो इंटरेस्ट डिडक्शन होती है, मैं आपको अलग बात बता रहा हूँ, हाउसिंग लोन की जो इंटरेस्ट डिडक्शन होती है वो दोनों ही दशाओं में मिलती है। अगर आप हाउसिंग लोन पे कर दें तो भी मिलती है, और अगर ब्याज बाकी रह जाए तो भी, मतलब लोन ब्याज आप बाकी रह जाए तो भी कटौती मिलती है, और पेमेंट कर दो तो भी मिलती है। लेकिन म्यूनसिपल टैक्स की कटौती तभी मिलती है जब उसका पेमेंट किया जाए। और डी पॉइंट में लिखा है ए या बी दोनों में से चलेगा, नहीं चलेगा। पेमेंट म्यूनसिपल टैक्स का मकान मालिक द्वारा ही करना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन मकान मालिक के लिए हो रही है, तो कटौती लेने के लिए उसको पेमेंट करना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। धारा 80C की कटौती निम्नलिखित को उपलब्ध नहीं है। इंडिविजुअल को मिलती है, HUF को भी कटौती मिलती है, 80C के सारे प्रोडक्ट्स पे नहीं, ट्यूशन फीस वगैरह को छोड़ के मेनली जो 80C के प्रोडक्ट है HUF को भी कटौती मिलती है। कंपनी को 80C की कटौती नहीं मिलती। इसने क्वेश्चन में पूछा किसको नहीं मिलती, तो कंपनी को नहीं मिलती, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। अब आप यही क्वेश्चन में अगर वो पूछता किसको मिलती है तो फिर इसका आंसर डी हो जाता कि ए और बी दोनों को मिलती है। तो क्वेश्चन में देख लेना क्या मिलता है, क्या कहता है। तो हमें सिंपली पता है कि 80C की कटौती कंपनी को नहीं मिलती, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है असेसमेंट ईयर 2024-25 राम जिसकी आयु 40 साल है, उसकी टोटल इनकम 14 लाख है, तो पुरानी और नई कर व्यवस्था के तहत उसका कर दायित्व कितना होगा। ये क्वेश्चन इसलिए है, आप कहेंगे सर प्रैक्टिकल नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है, बी रेडी फॉर ऑल। अब आप समझो कि एकदम से सोचो ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है। ओल्ड टैक्स रिजीम ये कहता है कि शुरू के 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद जो अगला 2.5 लाख होता है उस पर 5% टैक्स लगेगा, तो 2.5 करके आप 5 लाख पे पहुंच गए। उसका अगला 5 लाख होता है, उस पर 20% टैक्स लगेगा, ऐसे करके आप 10 लाख तक आ गए हो अब तक। और उसके बाद जो 4 लाख होगा उस पर आपका 30% टैक्स लगेगा। तो इस तरह से इस वाले 2.5 लाख पे 12,500 टैक्स लगेगा, इस वाले 5 लाख पे 1 लाख टैक्स लगेगा, और इस वाले 4 लाख पे 1,20,000 टैक्स लगेगा। कुल मिला के 2,20 आपका 3,32,500 रुपये टैक्स लगेगा। ठीक है, एक और एक 2,32 सॉरी 2,32,500 रुपये आपका टैक्स लगेगा, और फिर इसके अंदर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से जुड़ेगा, सरचार्ज लगेगा नहीं। ये तो हो गया आपका ओल्ड रिजीम। अगर आपका न्यू रिजीम होगा तो पहला जो 3 लाख होता है, पहले 3 लाख पे नो टैक्स, उसके बाद जो अगला 3 लाख होता है उस पर 5% टैक्स, उसका जो अगला 3 लाख होता है उसके ऊपर 10% टैक्स, उसके बाद जो फिर 3 लाख होता है उस पर 15% टैक्स। तो ऐसे करके 3 चौक करके कितने हो गए, 3 चौक 12 लाख हो गए, बाकी 2 लाख, इस 2 लाख पे लगेगा 20% टैक्स, तो आप टैक्स जोड़ दे जाओ। ठीक है, और दोनों में फिर इसमें भी 4% जुड़ेगा हेल्थ एंड एजुकेशन से, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन हम कर लेंगे, मैंने अगले पेज पे कैलकुलेशन कर रखी है, आप देख लीजिए। इसमें 2.5 लाख का चलता है, 2.5 लाख फिर 5 लाख, और इसमें 3 लाख का पैटर्न चलता है। तो आपका पुरानी कर व्यवस्था में टैक्स आ रहा है 241,800, नई कर व्यवस्था में टैक्स आ रहा है 1,35,200, ये याद रखिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट अब ये नियम हो गया है कि अगर आप चूज़ नहीं करोगे तो न्यू टैक्स रिजीम के तहत सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन पकड़ देगा। अगर आप ऑप्ट नहीं करोगे, अगर आप ऑप्शन नहीं लोगे तो आपकी कैलकुलेशन न्यू टैक्स रिजीम से हो जाएगी। तो अगर आपको चाहिए कि आप पुराना टैक्स सिस्टम, हालांकि इस क्वेश्चन में तो हम ऑब्वियस ही बात है न्यू टैक्स रिजीम पे जाना चाहेंगे, क्योंकि जिसमें हमारा टैक्स कम लगे। ये मैंने स्क्रीन पे आपको पुरानी और नई टैक्स रेट्स भी दी हैं,
ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार मैं आपको नई वाली समझा देता हूँ। नई वाली में नियम ये है कि 3 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 6 लाख यानी जो बीच का 3 लाख का चंक होता है उस पर 5% टैक्स लगेगा, हालांकि रिबेट भी मिलेगी। उसके बाद 6 लाख से लेके जो 9 लाख तक का चंक है उस पर आपका 10% टैक्स लगेगा, यानी टैक्स की रेट बढ़ती जा रही है। इसमें आप याद रखिएगा कि 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता, ये नियम है। धारा 87A के तहत 25,000 तक की छूट होती है जिनकी आय 7 लाख से को क्रॉस नहीं करती। उसके बाद फिर जो 3 लाख का चंक है, पहले 9 लाख से 12 लाख के बीच में, ये सिंपल है, 5, 10, 15, 20, 25 नहीं है, 5, 10, 15, 20, फिर 30% है। इस तरह से, इसीलिए अपन इसको प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसमें से अधिकतर आपने मुझसे सुन भी लिए होंगे, पर मैं कोशिश करता हूँ मान लीजिए कोई बंदा नया वीडियो ही देख रहा है तो जितना मैं बता सकूँ। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी ये MCQ क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने 2000 से भी ज़्यादा MCQ का एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। उस MCQ क्वेश्चन बैंक के कुछ फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ये करंट असेसमेंट ईयर के मुताबिक हैं। हम हर साल हमारा इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक अपडेट किया करते हैं, तो आपको अपडेटेड MCQ मिलेंगे। दूसरी बात, साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिला करेंगे। साथ ही साथ हमने 50 सैम्पल पेपर भी दिए हैं ताकि आप देख सकें कि आपने कितनी तैयारी की है और तैयारी का लेवल कैसा है। साथ ही साथ 50 वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे ताकि क्वेश्चनों को अप्रोच कैसे करना है वो अप्रोच आपको सीखने को मिले। ये सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में और साथ ही साथ अंग्रेज़ी में भी हैं ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको कर सकें। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और UGC नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप फ़ोन पे भी इसे एक्सेस कर सकते हैं और अगर आप कंप्यूटर या अपने लैपटॉप पे भी इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये 2000 MCQ का क्वेश्चन बैंक हमारे ऐप पे अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। हल्के माल ढोने के वाहन को चलाने से प्रति माह अनुमानित आय कितनी है? देखिए, इनकम टैक्स में आप तरीका तो ये है कि आप अपनी एक्चुअल इनकम कैलकुलेट करें, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, हमने या इनकम टैक्स ने ट्रांसपोर्टर्स को ये ऑप्शन दिया है कि वो 44AE में जा सकते हैं और अगर उसमें उनके पास बड़ी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी में 1,000 रुपया पर टन इनकम होती है। ये मान लें, बिना कैलकुलेट किए ये मान लें कि प्रति टन 1,000 रुपया प्रति माह इनकम होती है। यानी इसका मतलब है अगर आपकी गाड़ी 18 टन वज़न वाली है तो 18,000 आपकी प्रति माह इनकम होती है, ऐसा मान लें। तो ये नियम है बड़ी गाड़ियों या हैवी व्हीकल के लिए, भारी माल वाहनों के लिए। जहाँ तक लाइट व्हीकल की बात है तो लाइट व्हीकल में नियम है 7,500 रुपये प्रति महीना। हो सकता है कि आपकी गाड़ी कम कमाती हो सकता है आपकी गाड़ी ज़्यादा कमाती हो, लेकिन आप ये ऑप्शन ले सकते हैं कि मेरी गाड़ी 7,500 रुपये महीना कमाती है। तो यही क्वेश्चन था कि जो लाइट कार्गो व्हीकल्स हैं, लाइट गुड्स व्हीकल हैं, उसमें आपकी इनकम जो मानी जाएगी वो 7,500 रुपया प्रति महीना मानी जाएगी। ठीक है। सेक्शन 44AE के बारे में बता दूं, ये कोई भी असेसी ऑप्ट कर सकता है, यहाँ तक कि कंपनी भी। ये केवल और केवल जो गुड्स ट्रांसपोर्ट बिजनेस में लगे हुए हैं वो अपना सकते हैं। जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में लगे हुए हैं, जो बसें जीपें चलाते हैं, उनके लिए ये धारा नहीं है। ये केवल उन्हीं के लिए धारा है जिनके पास 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है। अगर आपका 11 गाड़ियाँ हैं तो फिर आप 44AE में नहीं जा सकते, आपको फिर अपने अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। लेकिन अगर आपका 10 गाड़ियाँ हैं या 10 से, अच्छा कभी कोई बोले सर मेरे पास 12 थी पर 12 में से मैंने 4 बेच दी, अब मेरे पास 8 हैं। अगर आपके पास पूरे साल में कभी भी किसी भी मौके पे अगर 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ रही तो फिर आप इस धारा में नहीं जा सकते। ठीक है। अच्छा, इसमें छोटी गाड़ी के मामले में आपकी इनकम 7,500 रुपये महीना मानी जाएगी। फिर आपको बुक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनकी ऑडिट कराने की ज़रूरत है, ना ही आपको सेक्शन 30 से 38 तक के खर्चों को क्लेम करने की ज़रूरत है। और इसके बाद आप पार्टनरशिप के तहत जो इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन है वो भी क्लेम कर सकते हो, और यहाँ तक कि फिर आप ATC वगैरह का डिडक्शंस भी ले सकते हो। अगर आप ये कहते हो कि भाई मेरी इनकम तो 7,500 रुपये महीना नहीं है, मेरी इनकम तो कम है, तो फिर ये बात साबित करने के लिए आपको बुक्स मेंटेन करने होंगे और आपको अपने अकाउंट्स की ऑडिट CA से करवानी होगी। ठीक है, चलिए। सरचार्ज एट द रेट 12% इज पेबल बाय अ डोमेस्टिक कंपनी इफ़ द टोटल इनकम एक्सीड। तो एक डोमेस्टिक कंपनी सरचार्ज देगी और वो भी 12%, ऐसा कब होगा? तो मैंने कहा कि अप टू 1 करोड़, थोड़ी देर पहले अपन देखा ना, कितना अच्छा याद है। देखिए, अगर आपको कितना अच्छा याद है ना, ये देखिए 1 करोड़ तक तो सरचार्ज लगता ही नहीं है, और उसके बाद अगर 1 CR से लेके 10 CR के बीच में इनकम है
तो 7% सरचार्ज है। पर इसने पूछा सरचार्ज 12% कब है, तो सरचार्ज 12% तब है जब आपकी इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा हो। यदि प्रीवियस ईयर में अगर किसी डोमेस्टिक कंपनी की कहें टोटल इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर इनकम टैक्स के अलावा 12% सरचार्ज भी लगेगा। ठीक है, चलिए ये सारे वापस वही वाली शीट आ गई, आप देख लीजिएगा। इसके बाद वापस से मिलान का नया क्वेश्चन है। ICDS 9 का संबंध किससे है? ठीक है, थोड़ी देर होल्ड पे रख लेते हैं। सेक्शन 139AA, इसमें आपको आधार नंबर का हवाला देना होता है। इनफैक्ट आपको अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों को लिंक करना होता है। ये बात सेक्शन 139AA में लिखी हुई है और उसका संबंध आधार कार्ड के कनेक्शन से है। तो ये आपका जो सेकंड है, यहाँ थोड़ा यहाँ पे जगह कम है, चलो यहाँ मिला लेते हैं। सेकंड है, सेकंड आपका ए के साथ जाके मैच हो जाएगा। इसके बाद है माइनर सन और डॉटर की क्लबिंग बिल्कुल होती है और होने पर 1500 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे तक की कटौती मिलती है। तो ये यहाँ से मैच हो जाएगा कि थर्ड पॉइंट बी के साथ जाके मैच हो जाएगा, जहाँ लिखा है कि क्लबिंग होने पर आपको एग्जेम्पशन मिलेगी 1500 रुपये पर चाइल्ड, धारा 1032। याद रखिएगा सारी बातें। इसमें 2 बच्चों की लिमिट नहीं है। सेक्शन 45(2), सेक्शन 45 कैपिटल गेन से रिलेटेड है। सामने बहुत सारे ऑप्शन है तो आप पाएंगे कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अगर कोई व्यापारी, अगर कोई व्यक्ति जिसके पास कैपिटल असेट्स थी वो उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर लेता है। एग्जांपल देके समझे तो यदि किसी व्यक्ति के पास ज्वेलरी थी, बहुत सारी ज्वेलरी थी, और एक दिन वो ज्वेलरी शॉप खोल देता है और वो सारी ज्वेलरी जो उसके पास थी वो लाके दुकान में रख देता है, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट्स इनटू स्टॉक। इसे इनकम टैक्स की दुनिया में माना जाता है कि इट इज़ ट्रांसफ़र। हालांकि जब आप ये स्टॉक या इन्वेंट्री बेचेंगे टैक्स तब लगेगा, लेकिन ट्रांसफ़र हो गया उसी दिन जिस दिन आपने अपने कैपिटल एसेट्स को स्टॉक में कन्वर्ट किया था, उसी दिन ट्रांसफ़र हो गया है, ऐसा धारा 45(2) कहती है। तो आपका जो चौथा पॉइंट है वो जाके ई से कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है एनी अलाउंसेस रिसीव्ड बाय MP MLA। तो हमें पता है MP MLA जो कुछ सैलरी मिलती है, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यह एक MLC भी होता है ना, मिनिस्टर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। MLC हर जगह नहीं होते। तो कहने का मतलब है जो विधायक होते हैं और जो सांसद होते हैं उनको जो सैलरी मिलती है वो तो जाती है अदर सोर्स में, और उनको जो भत्ते मिलते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो अलाउंसेस मिलते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं धारा 10(17) के तहत। तो ये धारा 10(17) के तहत है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो बच गया वो अपन कनेक्ट कर लेंगे। अपन देख लेते हैं कि इसमें क्या बच गया, 5 4 3 2, तो 1, और इधर से ABED तो बिजी हैं तो C। तो ICDS 9 का जो संबंध है वो संबंध है बोरोइंग कॉस्ट से, है ना। बोरोइंग कॉस्ट पे आपका AS 16 होता है, लेकिन ICDS 9 इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो कुल मिला के मिलाना है। पहले का C आप देख लीजिए, मैं आंसर मिला रहा हूँ, दूसरे का A, तीसरा B, चौथा E, पांचवा D। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, आपके पास वहाँ 4 ऑप्शन आएंगे ऐसे मैचिंग के, फिर आप जो सही लगे फिर उसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये ICDS 10 अभी तक नोटिफाइड कर दिए गए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है और ICDS भी 1 है। दिस इज़ रिलेटेड टू डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज़ अबाउट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इसके लिए भी यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ तक तो याद करना बिल्कुल आसान है क्योंकि दोनों नंबरिंग मैच है। इसके बाद AS 7 इज़ रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पे भी गिनती 1 से लेकर 10 तक चल रही है, तो यहाँ याद करना है। तो पहले आपको अकाउंट्स के लिए वैसे भी आप AS याद करोगे, आपको पता है ना, अकाउंट्स में आपको AS भी याद करने होते हैं और इंड AS भी याद करने होते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिर अलग सीरीज़ है, पहले AS चला करते थे, अब दोनों चलते हैं। अच्छा, AS 9 इज़ रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकग्निशन, तो यहाँ पे गिनती चली रही चौथा। AS 10 रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। AS 11 रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। AS 12 रिलेटेड टू गवर्नमेंट ग्रांट। AS 13 रिलेटेड टू सिक्योरिटीज़ और इन्वेस्टमेंट। अब यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से देखो लगभग, और AS 8 हटा ही दिया गया था। आप कहेंगे 8 कहाँ है, तो वैसे भी सीरियल से चल भी नहीं रहा, पर AS 8 वैसे भी विड्रॉ हो चुका है। तो AS 7 से लगा के 13 तक ये गिनती आपको सीक्वेंस से याद हो जाएगी। अगर ये याद हो गई तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 13 के बाद आप AS 16 याद कर लीजिए। AS 16 रिलेटेड टू बोरोइंग कॉस्ट, जिसका ICDS 9 था, ये आज का क्वेश्चन था।
और फिर कैसे भी करके याद कर लो कि 13 और 16 कितने होते हैं, 29। 13 और 16 29, तो AS29 प्रोविज़न कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट्स, ये है आपका 10वां ICDS जो नोटिफाई किया गया है। ठीक है, ICDS क्या है, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टूडेंट की, कैसे आप स्टैंडर्ड्स इनकम कंप्यूटेशन की, कैसे आप इनकम को कंप्यूट करेंगे और कैसे आप उसको डिस्क्लोज करेंगे, उसके स्टैंडर्ड्स। अच्छा, व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और डिले इन ऑडिटिंग अंडर सेक्शन 44AB। देखिए, कुछ असेसीज ऐसे होते हैं जिनको कहा गया है कि आपको 44AA के तहत बुक्स मेंटेन करने हैं और 44AB के तहत आपको टैक्स ऑडिट करानी है। अगर आपका टर्नओवर एक पर्टिकुलर लिमिट को टच कर गया है तो फिर आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी CA के पास जाके। अब कोई व्यक्ति बोले मैं तो नहीं कराऊंगा, तो नहीं कराएगा तो 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी लग जाएगी, ध्यान रख लेना। ठीक है, 1.5 लाख फिक्स है क्या? नहीं, 1.5 लाख पहला ऑप्शन कह रहा है 2 लाख की पेनल्टी लगेगी, नहीं 2 लाख की नहीं है, 1.5 लाख की लगेगी, हाँ लगेगी। 0.5% लगेगी, बिल्कुल सही है, दोनों में से जो भी कम हो। ठीक है, तो दोनों में से जो भी कम हो, 1.5 लाख रुपए एंड 0.5% ऑफ टर्नओवर। सर इसका क्या मतलब हुआ? जैसे सपोज़ कीजिए कि किसी की, मान लेते हैं कि कोई पर्सन है, उसका टर्नओवर है 2,80,00,000 रुपये, तो उसे ऑडिट करानी चाहिए। ठीक है, ऑडिट उसने नहीं कराई तो 2,80,00,000 का आप 0.5% निकालेंगे। अगर आप 1% निकालेंगे तो वो होता है 2,80,000। 2,80,000 सही है, और 2,80,000 का आधा करेंगे तो 1,40,000, तो उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए या 1,40,000, दोनों में से जो लोअर पेनल्टी होगी वो लगेगी। ठीक है, दोनों में से जो अमाउंट कम होगा उसकी पेनल्टी लगेगी। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद करना है। अगर आप ऑडिट नहीं कराते हैं या देर से ऑडिट कराते हैं तो ये इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी आपको। इसके बाद ये एक्स्ट्रा नियम लिखा हुआ है, इसमें भी यही बताया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद है द टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट फॉर अ रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। तो सुपर सीनियर सिटीजन 5 लाख है ना। बेसिक लिमिट कितनी है? 2.5 लाख। सीनियर सिटीजन के लिए कितनी लिमिट है? 3 लाख। सुपर सीनियर 5 लाख। जिसकी एज 60 से 80 के बीच है और जिसकी 80 एंड अबव है, तो 80 एंड अबव वाले के लिए 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अप टू 5 लाख देयर विल बी नो टैक्स, ये आपको बताया गया है। ठीक है, यदि किसी लेखक की अधिकार शुल्क से आय 25,000 से कम हो, मान लीजिए कोई पर्सन है, वो ऑथर है लेकिन बहुत छोटे लेवल पे है, उसकी जो रॉयल्टी की इनकम है वो 25,000 से कम है और उसने लेखन कार्य पे हुए व्यय का पूरा हिसाब नहीं रखा, मतलब उसको रॉयल्टी इनकम आई वो तो ठीक है लेकिन उसने खर्चे का हिसाब नहीं रखा, तो उसे ऐसी आय में से कटौती मिलेगी। ऑप्शन ए कह रहा है नहीं कटौती नहीं मिलेगी, बी ऑप्शन कह रहा है पूरे ही पैसे एग्जेम्प्ट है, तीसरा कह रहा है कि 5,000 की कटौती मिलेगी, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि 5,000 की कटौती मिलेगी या 25% कटौती मिलेगी, जो भी कम हो। तो इसका आंसर डी है कि ऐसे छोटे ऑथर को 5,000 रुपये या 25% दोनों में से जो भी कम हो उसकी कटौती मिलेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक व्यक्ति है उसे 24,000 रुपये रॉयल्टी मिली और इस व्यक्ति ने अपने खर्चों का हिसाब नहीं रखा, तो हम इस 24,000 का 25% निकालेंगे जो कि 6,000 रुपये होता है। तो ये नियम कहता है कि 6,000 तक की कटौती मिलेगी, लेकिन 5,000 भी लिखा हुआ है, तो 6 और 5 में से जो भी कम हो तो इसे 5,000 की कटौती मिलेगी। यानी इसकी जब इनकम लिखी जाएगी तो 24 में से 5,000 हटा के इसकी इनकम 19,000 रुपये लिखी जाएगी। तो ये आपका कहाँ से नियम है या कौन सा चैप्टर है? ये आपका एक तरह से बिजनेस वाला चैप्टर ही है। एक वहाँ पे होती है 44AD प्री अजम्पटिव इनकम, एक होती है 44ADA प्रोफेशनल वाली प्री अजम्पटिव इनकम, एक होती है 44AE ट्रांसपोर्टर्स वाली प्री अजम्पटिव इनकम, और एक ये वाली सेक्शन भी है जो छोटे ऑथर्स के लिए है। ठीक है, रिटर्न ऑफ इनकम इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय एवरी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। निवासी और प्रत्येक साधारण निवासी द्वारा रिटर्न फाइल करनी आवश्यक है। इफ़ ए ही हैज़ साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और होल्ड्स असेट्स आउटसाइड इंडिया, बी इफ़ ही इज़ बेनिफिशियरी ऑफ एनी असेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो बिल्कुल अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है यानी निवासी है, अगर उसकी भारत के बाहर कोई भी प्रॉपर्टी है या किसी भी प्रॉपर्टी में वो बेनिफिशियरी है या इंडिया के बाहर उसका कोई अकाउंट है, कोई ओवरसीज़ में उसका खाता है, जैसे लोगों के स्विट्जरलैंड वगैरह में, मॉरिशस वगैरह में खाते होते हैं, बट इंडिया के बाहर किसी भी बैंक में खाता है, तो उसे फिर रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है। फिर ये नहीं देखा जाएगा कि उसकी इनकम 2.5 लाख से कम है या ज़्यादा है, नहीं। अगर आप रेजिडेंट हैं, आपकी विदेश के बाहर कोई भी प्रॉपर्टी है या उसके अंदर आप बेनिफिशियरी हैं या आपका बैंक में अकाउंट है, तो आपको
ITR फाइल करना पड़ेगा। तो इसका आंसर सी रहेगा कि इन दोनों ही दशाओं में आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। वैसे बता देता हूँ, अगर अगर कोई व्यक्ति के बैंक में या कोऑपरेटिव बैंक में या एक या अनेक चालू खातों में मिला के 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा उसने जमा कराए हैं पूरे साल में, तो उसको ITR फाइल करना होगा। अगर किसी व्यक्ति ने खुद की या अन्य की विदेश यात्रा पे 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किए हैं तो उनको ITR फाइल करना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति ने बिजली के ऊपर 1 लाख रुपए से ज़्यादा का बिजली बिल भरा है पूरे साल में तो उसे ITR फाइल करना पड़ेगा। कोई ऐसी शर्त जो इनकम टैक्स डाल दे तो उस पूरी करने वाले को ITR फाइल करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति निवासी है और जो असाधारण निवासी होता है उसकी बात नहीं कर रहे, जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, अगर उसके पास भारत के बाहर कोई भी प्रॉपर्टी है या कोई भी खाते में वो अथोराइज सिग्नेचरी है या किसी भी प्रॉपर्टी का वो बेनिफिशरी है तो उसे ITR फाइल करना होगा। सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC और 80C से लेके 80U तक के बेनिफिट देने से पहले भी अगर किसी व्यक्ति की इनकम बेसिक लिमिट को क्रॉस करती है तो उसे ITR फाइल करना होगा। ठीक है, यानी मैंने बात बार बार बता रहा हूँ, अगर किसी व्यक्ति की इनकम 3 लाख रुपए है और 80C के अंदर उसकी डिडक्शन 60,000 है, फिर उसकी इनकम 2,40,000 है, तो वो सोचता है कि भाई मेरी इनकम 2,40,000 है, बेसिक लिमिट 2.5 लाख से कम है, तो मैं टैक्स तो ITR नहीं भरूँगा। तो मैं कह रहा हूँ कि ITR भरने या ना भरने के लिए आप इस 2,40,000 को मत देखो, 80C क्लेम करने से पहले जो आपका फिगर है उसे देखो, और ये फिगर आपका 2.5 लाख से ज़्यादा है, अतः आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति का टर्नओवर अगर 60 लाख से ज़्यादा हो तो उसे ITR फाइल करना होगा। अगर किसी प्रोफेशनल की रिसिप्ट्स 10 लाख से ज़्यादा हो तो उसे ITR फाइल करना पड़ेगा। अगर आपका TDS या TCS 25,000 से ज़्यादा है तो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। और अगर आपके सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज़्यादा जमा है तो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। और अगर आप बिज़नेस लॉस, कैपिटल लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, इन सबको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो भी आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। मैं क्या बता रहा हूँ कि किन दशाओं में आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कहता है लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 इन केस ऑफ कंपनीज। कंपनियों को अपने खातों का ऑडिट कराना ही होता है, तो जो भी ऑडिटेड पर्सन है उनके ITR भरने की लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2024। अगर हम बात कर रहे हैं 23-24 की तो आपका ये वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हो चुका है। अगर आपके खातों की ऑडिट होनी है तो आपको अपना ITR 31 अक्टूबर तक फाइल करना है। उससे पहले आपको 30 सितंबर यानी उससे एक महीना पहले 30 सितंबर तक आपको अपने अकाउंट्स की ऑडिट करवा लेनी पड़ेगी और 31 अक्टूबर तक आपको अपना रिटर्न फाइल कर लेना पड़ेगा। बाकी सबके लिए 31 जुलाई का समय है। अगर आप रिटर्न लेट भरने के मूड में हो तो आप लेट में लेट 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ गया है। ये सारी इंपॉर्टेंट तारीखें देख रखी है अगले पेज पे, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो PDF ज़रूर डाउनलोड कीजिए। इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ अ कंपनी वाज वेरीफाइड बाय कंपनी सेक्रेटरी। ये कह रहे हैं कि कंपनी का जो ITR था उसे कंपनी सेक्रेटरी ने वेरीफाई कर दिया, तो कर ही नहीं सकता। सच इनकम टैक्स रिटर्न शैल बी कॉल्ड एज वैलिड, इनवैलिड के डिफेक्टिव। इसे डिफेक्टिव ITR माना जाएगा। आपको याद रखना है कि कंपनी का जो ITR है या तो उसे MD वेरीफाई करेगा, और अगर MD की पोस्ट नहीं है या MD किसी वजह से वेरीफाई नहीं कर सकता तो कोई भी डायरेक्टर, यानी सबका नियम है कि इंडिविजुअल का ITR इंडिविजुअल वेरीफाई करेगा, HUF का ITR कर्ता वेरीफाई करेगा, कर्ता नहीं है तो कोई एडल्ट मेंबर वेरीफाई करेगा। तो सबके नियम बने हुए हैं। इसी तरह कंपनी में नियम है कि कंपनी का ITR MD वेरीफाई करेगा, MD नहीं है तो फिर कोई और डायरेक्टर वेरीफाई करेगा। और जैसे इस मामले में CS ने कर दिया तो वो दोषपूर्ण है, उस ITR का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो अगले पन्नों में मैंने समझाया है कि किस केस में कौन ITR फाइल करता है। तो ये तीनों पेजेस आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना केवल उतना ही MCQ है जो मैंने दिया है, जैसा मैंने बनाया ऐसा तो नहीं है, उसके आसपास कहीं से भी आ सकता है। तो हर मेरे MCQ का मकसद ये है कि आप उस टॉपिक को तैयार करके जाएं जिस टॉपिक से ये MCQ उठाया गया है। ठीक है, कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000 इज डिसअलाउड एज अ डिडक्शन इन P&L अकाउंट एज पर सेक्शन। अब देखो ये नियम अपन ने कितनी बार ही सुना है कि अगर कोई बिज़नेस है 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट करना चाहता है तो वो पेमेंट या तो हमें अकाउंट पे ही चेक से करना चाहिए या वो पेमेंट हमें अकाउंट पे ही ड्राफ्ट से करना चाहिए
या वो पेमेंट हमें जो यूपीआई मेथड्स बताए गए हैं उनसे पेमेंट करना चाहिए। ठीक है, ये नियम कहाँ लिखा है? ये नियम लिखा है 40A3 एंड सपोर्टेड बाय रूल 6DD। ठीक है, यहाँ लिखा है। तो अब देखो कुछ भी पूछ सकता है, कभी तो वो धारा में नियम क्या है वो पूछ लेता है, कभी धारा की संख्या पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है धारा 40A3 में ये बताया गया है। तो इसका सिंपल एग्जांपल क्या है कि सपोज़ करो मेरे पास एक व्यक्ति काम करता है जय, मुझे उसको सैलरी देनी है 12,000 रुपये, तो मैं इसे कैश में नहीं दे सकता। अगर मैं इस खर्चे को अपने P&L में टू सैलरी के तौर पे दिखाना चाहता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि इनकम टैक्स ऑफिसर उस पर ऑब्जेक्शन ना करे, तो ज़रूरी है कि मैं इनका पेमेंट इस प्रेस्क्राइब्ड तरीक़ों से करूँ। ये बात 40A3 में लिखी है। रूल 6DD में कुछ है ना, ये 40A3 मेनली नियम क्या है कि एक दिन में एक व्यक्ति को एक बार में या कुल मिला के आप 10,000 से ज़्यादा कैश नहीं दे सकते। और रूल 6DD में कुछ एक्सेप्शंस बताए गए हैं, जैसे ट्रांसपोर्टर के मामले में आप 35,000 तक का भुगतान कर सकते हो। अगर आप किसी को टर्मिनल बेनिफिट दे रहे हो या रिटायरमेंट बेनिफिट या ग्रेचुटी दे रहे हो तो आप 50,000 तक कैश दे सकते हो। अगर बैंक की छुट्टी वुट्टी है और पेमेंट करना ज़रूरी है, हड़ताल है, तो आप उस कैश में भी पेमेंट कर सकते हो। तो रूल 6DD में कुछ कंडीशंस बताई गई है कि कौन सी पेमेंट ऐसे हैं जिनमें आप भुगतान कैश में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन द केस ऑफ सेक्शन 44ADA द मिनिमम इनकम शैल बी प्री अज्यूम टू बी -% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट। धारा 44 ADA के मामले में न्यूनतम आय सकल प्राप्तियों का -% माना जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने 44 ADA को स्टडी कर रखा है तो फिर ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, सपोज़ कीजिए कि कोई पर्सन है और उसका कोचिंग बिजनेस है, कोचिंग कराता है वो या स्कूल चलाता है, और उसके पास 40 लाख रुपए की फ़ीस आई। तो एक तरीका तो है कि आप हिसाब मेंटेन करो। अगर आप हिसाब मेंटेन नहीं करोगे तो ये मान लिया जाएगा कि आपने 20 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है, यानी 40 लाख रुपए पे 50% के हिसाब से 20 लाख रुपये आपने कमाए हैं, ऐसा मान लिया जाएगा। तो प्रोफेशनल्स में ये नियम है कि उनकी जो प्राप्तियां हैं उसका 50% उनकी इनकम मान ली जाएगी। अगर कोई मान लीजिए डॉक्टर है और उस डॉक्टर के पास 30 लाख रुपए फीस आई है मरीज़ों को देखने से, तो ये मान लिया जाएगा कि 15 लाख का उसका प्रॉफिट हुआ होगा, बाकी 15 लाख खर्चा हो गया, बाकी 15 लाख प्रॉफिट हो गया, ऐसा मान लिया जाएगा। तो 50% का नियम याद रखना है। ये 44AD, 44AE और ADA के जो नियम हैं उनको सबको यहाँ बता रखा है, एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, कैपिटल असेट्स एक्सक्लूड। हमें पता है कि कैपिटल गेन जो टॉपिक है उसमें मैंने अभी बताया था, अगर आपके पास कोई असेट्स है और उस असेट्स को आप ट्रांसफ़र करते हो, यानी सरल शब्दों में अगर आप उसे सेल करते हो तो कैपिटल गेन होगा। लेकिन कई ऐसी असेट्स हैं जिनको कैपिटल असेट्स नहीं माना गया है। जैसे व्यापार में जो स्टॉक होता है, चाहे वो कच्चा माल हो चाहे फिनिश गुड्स हो, व्यापार में जो स्टॉक होता है उसे कैपिटल असेट्स नहीं माना जाता। तो अगर आपकी जैसे ज्वेलरी शॉप है ना, आपकी ज्वेलरी शॉप है, तो आपकी दुकान में जो ज्वेलरी रखी हुई है, ज्वेलरी जनरली कैपिटल असेट्स होती है, लेकिन अगर वो आपके लिए स्टॉक की तरह है, इन्वेंट्री की तरह है, तो फिर उसे कैपिटल असेट्स में नहीं माना जाता। इसी तरह घर में जो आपके पास चीज़ें काम आती है, घर में क्या, AC, कूलर, पंखा, TV, स्कूटर, फ्रिज, कार, ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाती। इसका क्या मतलब, अगर आप इनको बेचोगे तो फिर कैपिटल गेन नहीं होगा। यानी कल को मैं मेरे पास जो घर में कंप्यूटर काम आता है वो बेच दूँ तो फिर उस पर कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। इसी तरह से जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, ये तीनों वर्ड होने चाहिए, रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, तो फिर उसे कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता। तो ये जो सारे बताए गए हैं ये एक्सेप्शंस हैं, इन सारी चीज़ों को कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता। यानी अगर आप इनको बेचोगे भी तो कोई कैपिटल गेन नहीं होगा या कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा कुछ गोल्ड बॉन्ड्स बताए गए हैं, 6.5 सीरीज़ गोल्ड बॉन्ड 1977, 7% गोल्ड बॉन्ड 1980 सीरीज़ या नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980। ये तो अब आउटडेटेड हो गए हैं। अगर आपके पास किसी के पास हो, इनको बेचा जाए तो कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। इसी तरह से स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991, ये भी अब आउटडेटेड हो चुके हैं, इन पे भी कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। इसी तरह से स्वर्ण निक्षेप बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिन जिन को नोटिफाई कर रखा है गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 के तहत जिन बॉन्ड्स को जारी किया गया था, या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 के तहत जो डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू किए गए थे, उन्हें कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता।
भूतपूर्व स्वामी या कहें भूतपूर्व मालिक द्वारा जब्त की गई अग्रिम राशि का क्या उपचार होगा। ओके, पहले इसको समझ लीजिए। सपोज़ कीजिए कि एक व्यक्ति हैं मिस्टर पापा और एक व्यक्ति है मिस्टर बेटा। ठीक है, इस पापा ने एक प्रॉपर्टी इसे दी, गिफ्ट की। ठीक है, और इस बेटे ने इसे बेचने की कोशिश की और 3 लाख रुपए एडवांस मिले। फिर सामने वाला जो था वो सौदा पूरा नहीं कर पाया और 3 लाख रुपए इसने जब्त कर लिए। किसने? मिस्टर बेटे ने जब्त कर लिए। ये इसको कहेंगे अमाउंट फॉरफिटेड बाय प्रेजेंट ओनर। तो इसके 2 ट्रीटमेंट होते हैं। ठीक है, आजकल इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाता है और पहले ये होता था कि इसे कॉस्ट में से माइनस किया जाता था। यानी कहने का मेरा मतलब है कि जो एडवांस राशि फॉरफिट की जाती है तो उसे अदर सोर्स की इनकम मान लिया जाता है और एक पर्टिकुलर तारीख से पहले अगर उसे फॉरफिट किया गया हो तो उसे कॉस्ट ऑफ असेट्स में से कम किया जाता है। लेकिन सपोज़ करो कि मिस्टर पापा ने, जो इस क्वेश्चन में फॉर्मर ओनर हैं, भूतपूर्व स्वामी हैं, अगर मिस्टर पापा ने भी कभी इस प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश की हो, कभी उन्होंने भी 1 लाख रुपए जब्त किए हों, कभी 1 लाख रुपए की इनकी भी इनकम हुई होगी, तो क्या करेंगे? तो ऐसी इनकम को इग्नोर किया जाएगा। ठीक है, तो मैं समझाने ये लग रहा हूँ। ठीक है, ये तो आपको पता ही है ना कि जैसे अगर पापा ने वो प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए में ख़रीदी थी तो बेटे के लिए जिसको गिफ्ट में मिली है उसकी कॉस्ट 20 लाख रुपए मानी जाएगी। यानी ऐसा नहीं होता है कि बेटे को वो प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है तो उसकी कॉस्ट 0 मानी जाएगी। कॉस्ट होती तो 0 है लेकिन भूतपूर्व स्वामी की लागत मान ली जाती है, तो वहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर भूतपूर्व स्वामी ने कोई राशि जब्त की हो, अगर फॉर्मर ओनर ने कोई अमाउंट फॉरफिट किया हो तो उसको हम कंसीडर नहीं करते। तो ये कहना कि उसे हम कॉस्ट में से कम करेंगे, ये कहना कि हम उसे अदर सोर्स में लिखेंगे, इसका सही आंसर ये है कि प्रेजेंट ओनर के लिए कैलकुलेशन करते समय, प्रेजेंट ओनर के लिए जब भी हम कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करेंगे तो इस पुरानी फॉरफिटेड मनी को हम इग्नोर करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे। होप मैं आपको समझा पाया। इसके बाद कहता है आवंटित बोनस शेयर की धारणावधि किस प्रकार से गिनी जाएगी। अगेन आज मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं। सपोज़ कीजिए कि आपने 11 जुलाई 2005 में 2000 शेयर्स खरीदे थे। ठीक है, और फिर 10 अगस्त 2023 को आपको 1000 शेयर बोनस के तौर पे मिले। ठीक है, तो आपने बेसिकली 2005 में शेयर्स खरीदे थे और बाद में आपको 1000 शेयर बोनस में मिले, यानी फ्री में मिले। अब सपोज़ कर लेते हैं कि आपने इनको 11/5/2024 को बेच दिया। 10 अगस्त 2023 को आपको शेयर मिले थे और 11 मार्च 2024 को बेच दिया। तो अगर यहाँ से आप पकड़ोगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ से यहाँ तक आप पकड़ोगे तो आपने करीबन 9 महीने शेयर को होल्ड किया। मैं क्वेश्चन इस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि जब इन शेयर्स को बेचा जाएगा तो इनका होल्डिंग पीरियड कितना माना जाएगा? क्या 9 महीने के लिए हमने इनको होल्ड किया है ऐसा माना जाएगा, या ये माना जाएगा कि चूंकि ये शेयर्स हमें ओरिजिनल शेयर्स की वजह से मिले हैं इसलिए ये मान लिया जाएगा कि हमने इनको 18 साल होल्ड किया है? क्योंकि होल्डिंग पीरियड से ही डिसाइड होता है कि आपका गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। भाई हमें पता है ना कि लिस्टेड शेयर्स के मामले में 1 साल देखा जाता है। 1 साल से ज़्यादा होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म गेन, 1 साल से कम किया तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। या अगर अनलिस्टेड शेयर्स हैं, अनलिस्टेड शेयर्स में 2 साल का क्राइटेरिया है कि 2 साल से ज़्यादा हुआ तो लॉन्ग टर्म गेन, 2 साल से कम हुआ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये 1 साल या 2 साल कैसे चेक करेंगे? तो बोनस शेयर के केस में जब से आपको बोनस शेयर अलॉट हुए हैं वहाँ से आपका होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट होता है। आपने ओरिजिनल शेयर्स कब खरीदे उससे कोई मतलब नहीं है। पहली बात, बोनस शेयर की कॉस्ट 0 होती है और उनका जो होल्डिंग पीरियड होता है वो डेट ऑफ अलॉटमेंट से काउंट होता है। तो ये कहना कि जब से हमने ओरिजिनल शेयर्स लिए वहाँ से होल्डिंग पीरियड काउंट होगा, ये गलत है। जब से बोनस शेयर आपको प्रपोज किए गए, प्रपोज से भी नहीं, क्योंकि कंपनी बोनस शेयर पहले प्रपोज करती है फिर वो मिलते हैं। तो हमें ये देखना है मिले कब, यानी बेसिकली हमें देखना है कि बोनस शेयर हमें अलॉट किए कब हुए, वहाँ से
वहाँ से आपको अपना होल्डिंग पीरियड काउंट करना है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी इज टैक्सेबल टू। अगर आपको विदेशी कंपनी से टैक्स डिविडेंड मिलता है तो क्या वो रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा? यस। कहता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इफ़ रिसीव्ड इन इंडिया। वेल, अगर भारत में प्राप्त हैं, अगर भारत में प्राप्त हैं तो फिर वो टैक्सेबल होगा। यहाँ तक कि उसके लिए भी जो असाधारण रूप से निवासी है उसके लिए भी टैक्सेबल होगा। नॉन रेजिडेंट इफ़ रिसीव्ड इन इंडिया, मैं वापस वही बात कहूँगा कि अगर भारत में रिसीव हुआ है तो फिर वो नॉन रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगा। तो एक सिंपल नियम बताता हूँ, अगर कोई इनकम भारत में प्राप्त होती है तो फिर वो सभी तरह के करदाताओं के लिए टैक्सेबल होती है, वेदर ही इज़ अ रेजिडेंट ऑर्डिनरी, वेदर ही इज़ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और वेदर ही इज़ अ नॉन रेजिडेंट। सभी प्रकार के रेजिडेंट की दिशा में ये टैक्सेबल हो जाएगी इफ़ रिसीव्ड इन इंडिया। या एक नियम और है कि इफ़ इनकम अक्रूड इन इंडिया और इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया, अगर कोई इनकम भारत में उपार्जित होती है या भारत में उपार्जित मानी जाती है तो फिर वो सभी प्रकार के करदाताओं के लिए टैक्सेबल होती है। ऑल ऑफ द वर्स का आंसर है। Miss Jaya received a dividend of rupees 50,000 for her equity share holding in GGC Limited, a listed domestic company. सुश्री जया को GGC Limited, जो कि एक सूचीबद्ध घरेलू कंपनी है, उनकी इक्विटी शेयर धारिता के लिए 50,000 का लाभांश प्राप्त हुआ। उन्होंने इन शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए उधार ली गई राशि के लिए 12,500 का ब्याज भी चुकाया। सुश्री जया के हाथों में कर योग्य लाभांश आय होगी। तो सपोज़ कीजिए आप एक CA हैं या टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, आपके पास मिस जया आई हैं। मिस जया ने आपको दो इन्फॉर्मेशन बताई है। पहली तो उसने बताया कि उसको 50,000 रुपये डिविडेंड की इनकम हुई, तो आप उसको जवाब देंगे कि ये टैक्सेबल है मैम, कि ये जो डोमेस्टिक कंपनी से आपको डिविडेंड मिला है अब ये टैक्सेबल है। पहली बात तो ये। फिर उसने दूसरी बात ये बताई कि 12,500 रुपये मैंने ब्याज चुकाया। आपने पूछा 12,500 ब्याज किस बात का? शी सेज कि मैंने लोन लिया इन शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, जिन शेयर्स से मुझे डिविडेंड मिला है उन शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए मैंने लोन लिया, इसलिए मैंने 12,500 ब्याज चुकाया। तो आपको उसको बोलना है मैम आपको 20% जो आपके डिविडेंड इनकम है उस डिविडेंड इनकम के 20% तक की कटौती मिलेगी। तो 50,000 का 20% होता है 10,000। आप वैसे तो खर्चा 12,500 हुआ है, पर आपका जो खर्चा है वो भी केवल ये ब्याज का खर्चा, केवल ये ब्याज का खर्चा ही अलाउ होगा, और वो भी अप टू 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। तो 50,000 में से 10,000 हो गया लेस, बाकी आपका 40,000 रुपया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम माना जाएगा। तो मैंने कुछ नियम आपको बताने की कोशिश की। आपको ये याद रखना है कि 1 अप्रैल 2020 से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अबॉलिश कर दिया गया है। अब ये है कि जिसको डिविडेंड मिलेगा उसी को टैक्स भरना पड़ेगा, और ऐसा करते समय वो डिडक्शन ले सकता है केवल ब्याज की, और वो भी इनकम के 20% तक, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर एजुकेशन एक्सपेंस ऑफ चिल्ड्रन शैल बी अलाउड फॉर। तो इसमें ये सारी बातें बताएगा, पर मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। सपोज़ कीजिए मेरा बेटा है, मैंने उसका एक स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवाया, और रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने 5,000 रुपये फ़ीस दी। उसके बाद अब इसके अलावा मैं 4,000 रुपया हर महीना फ़ीस देता हूँ। करीबन मैंने साल का 48,000 रुपया दिया। जो मैंने फ़ीस दी उसमें 48,000 में उन्होंने हमें बताया, जो रसीद दी उसमें उन्होंने बताया कि एक्टिविटी फ़ीस है 8,000 रुपया, और स्कूल डेवलपमेंट फ़ीस है 10,000 रुपया, और बाकी की ट्यूशन फ़ीस है 30,000 रुपया। तो आप क्वेश्चन में मेरी कहानी समझ गए कि मैंने 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन भी दिए हैं और 48,000 और दिए हैं। तो मैंने एक तरह से बच्चे की पढ़ाई पे 53,000 रुपये दिए हैं। क्या मुझे 80C के तहत 53,000 की कटौती मिलेगी? आंसर इज़ नो। मैंने जो बच्चे की ट्यूशन, सर स्कूल ट्यूशन, स्कूल में पढ़ाई के लिए जो पैसा लिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड ट्यूशन फ़ी। स्कूल में जो ट्यूशन फ़ी लगती है केवल आपको उसकी कटौती मिलेगी, बाकी एक्टिविटी फ़ी, डेवलपमेंट फ़ी, डोनेशन और भी स्कूल वालों के 100 तरीके हैं आपसे पैसे निकालने के, उनमें से किसी की आपको कोई कटौती नहीं मिलेगी। आपका यूनिफॉर्म पे और बहुत सारी चीज़ों पे पैसा लगता होगा, लेकिन आपकी जो रिसिप्ट आएगी उसमें जो ट्यूशन फ़ी के नाम से पैसा लिखा हुआ है आपको कटौती केवल उसकी मिलेगी। तो ये कहना कि किसी भी तरह के एजुकेशनल खर्चे की कटौती मिलेगी गलत है। ये कहना कि ट्यूशन फ़ी एक्सेप्ट एनी पेमेंट टूवर्ड्स डेवलपमेंट फ़ी और डोनेशन और पेमेंट, हाँ ये सही है कि आपने जो ट्यूशन फ़ी के लिए दिया पैसा
बाकी बातें छोड़ दो, ट्यूशन फ़ी के लिए जो पैसा दिया उसकी कटौती मिलेगी, बी सही लिखा है। सी कह रहा है कि ट्यूशन फीस की भी कटौती मिलेगी और जो एनुअल चार्जेस हम देते हैं इसकी कोई कटौती नहीं होती। इसी तरह की आप कोई डेवलपमेंट फ़ीस या डोनेशन या इसी तरह का कोई अमाउंट देते हो तो उसकी भी कोई कटौती नहीं मिलेगी, तो बी बिल्कुल सही है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कोई इंडिविजुअल है वो अपने बच्चों के लिए, उसमें भी 2 बच्चों तक, अगर किसी स्कूल को, कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को या एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी लिखा है, उनको पढ़ाई के लिए ट्यूशन फ़ीस के नाम पे भुगतान करता है तो कटौती मिलेगी। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट फ़ीस, डोनेशन या इसी तरह का कोई भुगतान और कोई करते हो तो उसकी कोई कटौती नहीं मिलेगी। इसके बाद है इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, जिसको ICDS हम कह रहे हैं। कह रहा है कि ICDS का प्रयोग किस हेड के लिए किया जाता है, क्योंकि हमारे पास 5 हेड होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो PGBP, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, IFOS बोलते हैं इसको, PGBP और अदर सोर्स, इन हेड की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए ICDS का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो क्या कैपिटल गेन में यूज़ होगा? नहीं। PGBP के लिए होगा? हाँ। अदर सोर्स के लिए हाँ होगा। इन दोनों के लिए होगा? हाँ भाई हाँ। तो डी सही है इसमें। ठीक है, चलिए उसके बाद है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 111A। तो 111A क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति के पास इक्विटी शेयर है, वो इक्विटी शेयर लिस्टेड कंपनी के हैं, अगर 1 साल के अंदर उनको बेचा गया है और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का भुगतान किया गया है, अगर ये तीनों चारों कंडीशन पूरी होती हैं तो आपका जो गेन होगा उस पर 15% टैक्स लगेगा। ये बात लिखी है 111A के तहत। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो उस पर टैक्स कितना लगेगा, इट्स डिपेंड्स ऑन जिस बंदे की बात चल रही है वो कौन से स्लैब को बिलोंग करता है। तो सपोज़ कीजिए मेरे पास एक ज्वेलरी थी, वो ज्वेलरी मैंने 18 महीने अपने पास रखी और मैंने उसको बेच दिया। ठीक है, तो ज्वेलरी के लिए जनरली 3 साल देखा जाता है और मैंने उसे 18 महीने के अंदर बेच दिया, तो मेरे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कितना लगेगा? 10, 15, 20, 30, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, डिपेंड करेगा मैं कौन से स्लैब में आता हूँ। हो सकता है कि मैं टैक्स फ्री स्लैब में आता हूँ तो टैक्स नहीं लगेगा। हो सकता है कि मैं 2.5 लाख से 5 लाख के तक के स्लैब में आता हूँ तो मेरे ऊपर 5% टैक्स लगेगा, 20% लग सकता है, 30% लग सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो STCG धारा 111A में कवर नहीं होता है उस पर टैक्स नॉर्मल रेट से लगेगा, विच आर एप्लीकेबल टू असेसी। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है टैक्स पेबल बाय अ रेजिडेंट इंडिविजुअल अंडर ओल्ड टैक्स रेजाइम फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 इफ़ ही हैज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 5,60,000 बट हैज़ नो अदर इनकम। तो एक मज़ेदार केस है। एक सपोज़ कीजिए अजय नाम का आदमी होता है, अजय को कुछ भी इनकम नहीं हुई, केवल उसको 5,60,000 का LTCG हुआ। तो क्या होगा? जनरली नियम ये होता है कि LTCG पे 20% टैक्स लगता है, लेकिन इसमें मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ। एक नियम होता है शिफ्टिंग का नियम। शिफ्टिंग का नियम ये कहता है कि अगर जैसे इसको 5,60,000 की इनकम हुई, इसके बाद और कोई इनकम नहीं है, तो ये इसमें से 2.5 लाख रुपये शिफ्ट कर देगा बेसिक एग्जामेशन के लिए। इस 5,60,000 में से 2.5 लाख एक तरफ हो जाएंगे, और क्योंकि 2.5 लाख रुपये तो बेसिकली एग्जाम्प्ट है तो 2.5 लाख तो उधर शिफ्ट हो जाएंगे। 2.5 लाख शिफ्ट करने के बाद उसके बाद शेष 3,10,000 बचेगा। उस 3,10,000 पे 20% टैक्स लगेगा, 62,000 रुपये टैक्स लगेगा, और इसके बाद जो हेल्थ एंड एजुकेशन से है वो तो लगेगा। तो ये जो शिफ्टिंग की कैपेसिटी है ये 2 तरह के गेन्स में होती है। एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिस पे 20% टैक्स लगता है वो शिफ्ट हो सकते हैं, और एक जो STCG 111A वाले होते हैं दैट कैन बी शिफ्टेड, उनको शिफ्ट कर सकते हैं। तो 2.5 लाख रुपए तक आप शिफ्टिंग कर लो, बाकी इनकम पे आपका टैक्स लग जाएगा। जैसे इस केस में बाकी के 3,10,000 पे आपका 20% टैक्स लगेगा विच इज़ 62,000 रुपये। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% लग जाएगा। होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्री कंटेंट के लिए, और बहुत ही नॉमिनल रेट पे बहुत बढ़िया कंटेंट पाने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, और ये हमारा लोगो है जो आप ऊपर ही ऊपर देख पाते हैं, वो लोगो आप प्ले स्टोर पे देख लीजिएगा, कॉमर्स पॉइंट। थैंक यू।